कल हमने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा था। वॉइस क्लियर है ना? वॉइस कल सेल मेम्ब्रेन को पढ़ा था। सेल मेम्ब्रेन में हमने सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी अकरेंस, उसकी लोकेशन और नेम, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोलेमा, न्यूरोलेमा, सार्कोलेमा, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। सरफेस, सेल सरफेस मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल, सेल एनवेलप। उसके बाद हमने पढ़ा था केमिकल कंपोजिशन सेल मेम्ब्रेन की। केमिकल कंपोजिशन हमने पढ़ी थी। ये रटे लगे हुए हैं कि प्रोटीन जो है वो 60% से लेकर 80% है, और जो प्रोटीन से जब कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बनेगी। लिपिड 20 to 40% है, और कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है लिपिड का 50% ओनली इन केस ऑफ एनिमल। मुझे सवाल बताएं, प्रोकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, प्रोकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल की जगह पे कौन सा केमिकल होता है? बताएं, जल्दी बताएं। नाम लिखें उस केमिकल का जो प्रोकैरियोट में होता है स्टेबिलिटी के लिए इंस्टीड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। क्या नाम था सर? होपेनोइड। सब भूल गए हैं या मैंने बताया ही नहीं था? हाँ, सब नहीं भूले होंगे, मैंने नहीं बताया होगा। होपेनोइड। होपेनोइड एक केमिकल है जो प्रोकैरियोट में मिलता है इंस्टीड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अच्छा ठीक है, हाणे बुधायो ना होपेनोइड। होपेनोइड याद करो। कार्बोहाइड्रेट 1 से लेकर 10% होते हैं, इन जनरल 1% होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड से मिले तो क्या बनता है? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों जो हैं वो वर्क करती हैं एज ए एंटीजन। ये आज हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक। उसके बाद हमने डिस्कस किया था किसको? हमने डिस्कस किया था ये मॉडल। बताएं ये कौन सा मॉडल है? बताएं ये कौन सा मॉडल है? ये वाला मॉडल कौन सा है? नाम ना देखें, ऐसे बताएं कौन सा मॉडल है। ऊपर प्रोटीन की लेयर है, नीचे भी प्रोटीन की देखें लेयर है, बीच में जो है ये लिपिड की लेयर है। कितनी लेयर्स हो गई? 3। कौन सा मॉडल? मॉडल का नेम क्या है? सैंडविच मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, रॉबर्टसन वाला मॉडल। इसके अकॉर्डिंग मुझे बताएं, पोलर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होंगे या नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट होंगे, या कोई भी किसी भी किस्म की ट्रांसपोर्ट होगी? नहीं बाबा, कोई नहीं ट्रांसपोर्ट होगी। पोलर आएंगे यहां तक आएंगे, पोलर आएंगे ऐसे यहां तक आएंगे, नॉन पोलर रीजन से कैसे क्रॉस करेंगे, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम ये मॉडल पढ़ा था, सिंगर एंड निकलसन का मॉडल। क्या नाम था मॉडल का? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आइसबर्ग इन द सी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना? ये सारा कुछ हमने कल पढ़ा था कि ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, प्रोटीन से शुगर अटैच हुआ है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बन गई, कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसेक्राइड होते हैं, ये सारा कुछ हमने कल पढ़ा था, ठीक भाई। उसके बाद शहर छाने में बुधायो था एडमिट करना है ना, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने क्या पढ़ा था? लिपिड फ्लोट करती है प्रोटीन में या प्रोटीन फ्लोट करती है लिपिड के बायलेयर में? जल्दी में बताएं। आइसबर्ग इन द सी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाला कॉन्सेप्ट, या लिपिड फ्लोट करती है प्रोटीन में? नहीं नहीं नहीं, प्रोटीन फ्लोट करती है लिपिड में, ठीक। मुझे आज जो आपको पढ़ानी है चीजें, यहाँ पे थोड़ी कुछ डिस्कस करनी है और फिर आगे चलते हैं। देखें भाई, कल हमने मॉडल्स पढ़े थे, सैंडविच भी और जो है फ्लूइड मोज़ेक भी। आज हम लिपिड को देखते हैं कि लिपिड जो है वो क्या करती है सेल मेम्ब्रेन में, और प्रोटीन, ये मैंने फंक्शन पढ़ाए थे, थोड़ा ओवरव्यू देते हैं और भी, और उसके बाद आगे पढ़ेंगे। फास्फोलिपिड जो है, आप कहेंगे सर सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है ना? मैंने कहा ठीक, लिपिड है सेल मेम्ब्रेन में। आप कहेंगे सर उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी है।
ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लिपिड की वजह से है। ठीक भाई, ये हो गया। उसके बाद जो ड्यूरेबिलिटी है, लॉन्ग लास्टिंग, बड़े टाइम के लिए सेल मेम्ब्रेन का रहना, वो भी लिपिड की वजह से है। लॉन्ग लास्टिंग नेचर, ड्यूरेबिलिटी देना लिपिड देती है। उसके बाद आप कहेंगे सर फ्लूइडिटी देना भी लिपिड की नेचर है ना। अभी आ जाए, अभी अगर आए शायद, अगर मैं पूछूं आपसे कि इफेक्ट ऑफ फैटी एसिड ऑन सेल मेम्ब्रेन, मैंने ये पढ़ाया था आपको, सवाल पूछ रहा हूं मैं, आपको पता है कि फैटी एसिड दो टाइप के होते हैं फैटी एसिड्स। एक फैटी एसिड होते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड, सेचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरे होते हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, एक या एक से ज्यादा। और सेचुरेटेड फैटी एसिड के कार्बन कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड होता है ना। यही कोई कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट ईयर बायोमॉलिक्यूल में आपने पढ़ा हुआ है। तो मुझे बताएं, अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड दोनों हैं, और सेल को हम प्लेस कर रहे हैं, बैक्टीरिया को या किसी सेल को आइस में, बर्फ में या ठंडी जगह में, तो मुझे बताएं जमने के डर से, फ्रीज होने के डर से सेल क्या करेगा? कौन सी फैटी एसिड का नंबर बढ़ाएगा और कौन सी फैटी एसिड का नंबर कम करेगा? जल्दी में बताएं। आप कहेंगे सर हमने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा हुआ है कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो ऑयल बनाती हैं, ऑयल में होती हैं और ऑयल जमता नहीं, यानी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या करती हैं? फ्लूइडिटी देती हैं ज्यादा एज कंपेयर टू सेचुरेटेड फैटी एसिड इन केस व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन द फ्रीजिंग कंडीशन, कोल्ड कंडीशन। तो कोल्ड कंडीशन जब टेम्परेचर कम हो जाए तो उस टाइम में जो सेल है अपने सेल के मेम्ब्रेन में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का तादाद बढ़ा देगा ताकि स्टेबिलिटी बरकरार रहे और फ्लूइडिटी इंक्रीज रहे। अगर सेचुरेटेड फैटी एसिड रही तो फैट, सेचुरेटेड फैटी एसिड बनाती हैं फैट, फैट जो कि एनिमल की लिपिड कही जाती है और ऑयल जो कि प्लांट की लिपिड कही जाती है। तो ऑयल लिक्विड होता है 25 सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर में भी, कम करें तो भी लिक्विड, ज्यादा करें टेम्परेचर तो भी लिक्विड। मगर फैट की क्या प्रॉपर्टी है? 25 सेंटीग्रेड में सॉलिड है, किसकी बनी होती है? सेचुरेटेड फैटी एसिड की। और अगर टेम्परेचर कम कर दें ये तो फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी, और अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दें तो ये फ्लूइड हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो ये कोल्ड कंडीशन में काम की नहीं, क्योंकि ये फ्रीज हो रही है, जब फ्रीज होगी तो सेल मेम्ब्रेन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म। तो इसलिए जो फ्लूइडिटी देने का काम है वो फैटी एसिड का है। देयर इज अ बिग इफेक्ट ऑफ फैटी एसिड ऑन द सेल मेम्ब्रेन रिगार्डिंग द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन डिफरेंट कंडीशंस, आइदर इट इज कोल्ड और नॉर्मल और हॉट। ठीक है ना। अगर मैं पूछूं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है तो फैटी एसिड का रेशो कोई इतना चेंज नहीं होगा। अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो कौन सी फैटी एसिड बढ़ जाएंगी? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ जाएंगी। ठीक, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं एक और कॉन्सेप्ट पर। अच्छा, ये कोलेस्ट्रॉल वाला हमने पढ़ा था, स्टेबिलिटी देता है। होपेनोइड वाला ये आज मैंने बता दिया। होपेनोइड प्रोकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन में होता है इंस्टेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्टेबिलिटी देता है प्रोकैरियोट की सेल मेम्ब्रेन को। और ग्लाइकोलिपिड, अच्छा कोलेस्ट्रॉल मैंने पढ़ाया था, एवरी फैटी एसिड के बीच होगा या कुछ इंटरवल के बाद कोलेस्ट्रॉल होगा? कुछ इंटरवल के बाद, कुछ फैटी एसिड को छोड़ के फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर कुछ में नहीं होगा फिर कोलेस्ट्रॉल। क्यों? क्योंकि अगर सारे फैटी एसिड के बीच कोलेस्ट्रॉल होगा
तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी। आफ्टर सम, हाँ, आफ्टर सम इंटरवल, कुछ फैटी एसिड को छोड़ के फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ना रुके, इसी वजह से जो ये होता है। अभी ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड ये मैंने लिखा है, ग्लाइकोलिपिड वर्क करती हैं एज ए एंटीजन। भाई सुने, एंटीजन उस मॉलिक्यूल को कहेंगे जो सेल को रिकॉग्निशन दे, पहचान दे, सेल का नेम हो, सेल का टैग हो, सेल की पहचान हो। मैं कहता हूं सेल का CNIC हो, मैं कहता हूं, ये बायो में नहीं लिखा है ना, हमारा CNIC होता है तो पहचान है वो हमारी, तो ये सेल का CNIC है, ग्लाइकोलिपिड। अभी एंटीजन जो होती हैं वो रिकॉग्निशन देती हैं एज अ नेम टैग, एज अ CNIC। ये एंटीजन ग्लाइकोलिपिड भी हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन भी हैं। मतलब एंटीजन दो चीजों से बनी होती है, या तो ग्लाइकोप्रोटीन है या तो ग्लाइकोलिपिड। मैंने यहाँ पे लिखी है ग्लाइकोलिपिड ओनली, ग्लाइकोप्रोटीन को बाद में डिस्कस करते हैं। सुने जरा गौर से, ग्लाइकोलिपिड का क्या काम है? ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, एक ही बॉडी के ये सेल्स हैं। ये सेल इसको कैसे पहचाने कि ये बी सेल भी हमारी बॉडी का सेल है, और ये इसको कैसे पहचाने कि ये सी सेल भी हमारी बॉडी का सेल है? आपस में कम्युनिकेट करनी चाहिए या नहीं? आपस में मिलजुल के काम करना, कोऑर्डिनेशन करना चाहिए या नहीं? इसके लिए इन सेल्स के ऊपर कुछ ग्लाइकोलिपिड लगी होती हैं। ग्लाइकोलिपिड अब पूछेंगे कैसे बनी, तो लिपिड है उसके साथ शुगर अटैच कर दें तो ये हो गई ग्लाइकोलिपिड। कुछ ग्लाइकोलिपिड लगी हुई हैं जो सेल टू सेल रिकॉग्निशन देती हैं। मतलब एंटीजन का काम है रिकॉग्निशन देना, पर किससे? अगर अपनी बॉडी के सेल्स के बीच इंटरेक्शन बहाल करना है, पहचान देनी है, तो ये ग्लाइकोलिपिड एंटीजन का काम है। अगर किसी फॉरेन सेल को पहचानना है या फॉरेन सेल से पहचान करनी है या कोई बड़ी लेवल पे कम्युनिकेशन करनी है, तो वहां पे जो एंटीजन होगी वो ग्लाइकोप्रोटीन होगी। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को कहा जाता है सरफेस मार्कर। आपने पढ़ा होगा आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन होती है, मेरा ब्लड ग्रुप है बी, तो बी इसीलिए है क्योंकि मेरे हर आरबीसी के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, फ्लैग लगा हुआ है, रिकॉग्निशन लगी हुई है, टैग लगा हुआ है, CNIC लगा हुआ है, किसका? एंटीजन बी का। एंटीजन है तभी मेरा ब्लड ग्रुप बी है। और आप में से किसी का ब्लड ग्रुप है ए, तो आपके आरबीसी को देखा जाए तो उसके ऊपर एंटीजन लगी होगी ए, और आप में से किसी का ब्लड ग्रुप होगा AB। मतलब आप ऐसे हैं जिनके पास दोनों नाम हैं, दोनों एंटीजन है। और कोई ऐसे भी हैं जिनका ब्लड ग्रुप है O, यानी आप में से कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं, जिसके पास कोई एंटीजन नहीं, तो उसे कहते हैं ब्लड ग्रुप O। तो ये जो ब्लड ग्रुप है मेरा बी, किसकी वजह से? एंटीजन बी की वजह से। अब अगर मैं ब्लड लूं एंटीजन बी वाले बंदे से, तो मेरी बॉडी उन सेल्स को कहेगी आ जाएं भाई, आ जाएं अपने हैं आप भी, क्योंकि मेरा भी एंटीजन बी, उसका भी एंटीजन बी। अगर मैं ब्लड लूं ए से, ए बी से, ओ से, तो भाई काम नहीं बनेगा, तो काम नहीं बनेगा। अगर मैं ए से लूं, ए बी से लूं, है ना, तो मेरी ब्लड कहेगी हमारे पास एंटीजन बी। ये कहां से आ गए? ये कहां से आ गए? कौन? ए वाले, ए बी वाले, ठीक है ना। तो ये जो एंटीजन है ये ग्लाइकोप्रोटीन है, जो बाहर के सिस्टम को कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, वो ग्लाइकोप्रोटीन है। जो सेल टू सेल कनेक्शन करवाती है वो एंटीजन ग्लाइकोलिपिड होती है। अभी मैं अगर सवाल पूछूं, जो बैक्टीरिया के पास एंटीजन है, जो बैक्टीरिया के पास एंटीजन है, हमारा WBC उसे पहचान लेता है कि ये बैक्टीरिया है, हमारे बॉडी की सेल नहीं, तो वो ग्लाइकोलिपिड की वजह से पहचानता है या ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से? बताएं। बैक्टीरिया के ऊपर एक एंटीजन लगी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, बाहर वाला सिस्टम प्रोटीन, वो एंटीजन होती है।
सेल टू सेल कम्युनिकेट वो ग्लाइको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। देखें आगे हम चलते हैं, आगे हमें कुछ चीजें पढ़नी है, ये कल की चीजें हमने डिस्कस कर ली, ऐसा समझें। अभी आज जो पढ़ना है ना, आज हमें पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। तो फंक्शन को पढ़ने के से पहले, फंक्शंस को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ चीजें आपको समझाना चाहता हूं कि सेल के अंदर कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। आज का जो टॉपिक है स्पेशली वो फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा ध्यान से सुनना है, खोपड़ी खोपड़ी ब्रेन आपका खोल के रखना है अपना, ताकि बातें और चीजें आसानी से समझ आ जाएं। सर बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन पर ग्लाइकोलिपिड नहीं होता, वो भी होता है, होता है, होता है, बिल्कुल होता है। देखें भाई आज क्या पढ़ना है हमें, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन में से मैं अगर आपसे पूछूं, मुझे ये बताएं, ये हमारी हो गई सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का ये मैं क्या बना रहा हूँ, कौन सा पार्ट बना रहा हूँ, बताते जाएं। आप कहेंगे सर फैटी एसिड बना रहे हैं, ये भी फैटी एसिड बना रहा हूँ, है ना, ये फैटी एसिड की बाय लेयर हो गई। ग्लाइसरोल आज मैं ऐड नहीं करूंगा, ठीक है, चलो ये ऐड कर दिया मैंने, ये ग्लाइसरोल हो गया। उसके बाद फास्फेट होता है, तो ये मैं खाली ग्लाइसरोल अटैच कर रहा हूँ, ये हमारी हो गई सेल की मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारी हो गई सेल मेम्ब्रेन, लिपिड बायलेयर। ठीक, अभी थोड़ी स्ट्रक्चर देखें, यहां पे ये प्रोटीन लगी हुई है, मुझे कौन पहचान के बताएगा कि इंट्रिंसिक प्रोटीन है या एक्सट्रिंसिक? कौन पहचान के बताएगा ये जो प्रोटीन है वो इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक? बताएं जल्दी। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, ओके 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 ओके, ये भी इंट्रिंसिक। ये मैंने कुछ प्रोटीन्स बनाई हैं सेल मेम्ब्रेन में, ताकि आपको मैं सही सही समझा सकूं कि क्या चीजें हैं। मुझे ये बताएं ये मैं क्या बना रहा हूं, लिपिड के साथ अटैच हुआ है बाहर की तरफ से, और ये प्रोटीन, और ये प्रोटीन के साथ भी कुछ अटैच हुआ है, ये शुगर। अगर ये लिपिड, ये शुगर, ये हो गया ग्लाइकोलिपिड, ये प्रोटीन, ये शुगर, ये हो गया ग्लाइको प्रोटीन, है ना। कौन बताएगा मुझे कि शुगर साइटोप्लाज्म वाली साइड की तरफ से लगे होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, या एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस वाली जगह से आउटसाइड द सेल लगे होते हैं? कल मैंने पढ़ाया था, आउटसाइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस वाली साइड से लगे होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, या लिपिड से या प्रोटीन से, अंदर वाली साइड से कभी नहीं होते। चलो ये तो बात हो गई क्लियर। उसके बाद साइटोस्केलेटन, ये साइटोस्केलेटन है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, जो कि अटैच होते हैं, जो कि अटैच होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये अंदर सारे साइटोस्केलेटन हो गया, ये साइटोस्केलेटन हो गया। ये कौन सी साइड से अटैच होगा, बाहर होगा क्या, ये अंदर होगा, ये अंदर होगा, ओके। अभी अगर सेल मेम्ब्रेन को तोड़ें, सेल मेम्ब्रेन को हम तोड़ दें, यहां से सेल मेम्ब्रेन को यहां से कट कर लें, ये दो पार्ट हो गए सेल मेम्ब्रेन के, एक लेयर उधर एक लेयर उधर। सिमेट्री पढ़ी हुई है आपने, सिमेट्री, एसिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है अगर एक ऑर्गेनिज्म को काटें और वो दो इक्वल पार्ट्स में कट हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल। सर अले केड़ा रहा है न सर, हिकिड़ो ई आहे उहो ई त बस हम तव्हां बेली हुयो जेको, ॿियो त कोई न आहे। ॿियो हेग हेग लॻो पियो आहे, हाणे मां उन्हनि खे कीअं एडमिट कयां, हा न। अच्छा, मैंने क्या क्या बता रहा था मैं, सिमेट्री। सिमेट्री किसे कहते हैं, अगर एक चीज को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करें
और वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म या सिमेट्रिकल कोई भी चीज, सेल या पार्ट। अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो, मैं अगर इंसान को ऐसे काट लें तो एक बाजू इधर एक बाजू इधर, आधा माउथ का पार्ट इधर आधा उधर, एक आंख इधर एक आध उधर, आधा नोज इधर आधा, पूरा टू इक्वल हाल्स में डिवाइड हो जाएगा इंसान, तो हम हो गए सिमेट्रिकल। अगर सेल मेम्ब्रेन को तोड़ रहे हैं तो बाहर शुगर जा रहा है, अंदर शुगर नहीं, अंदर साइटोस्केलेटन है बाहर नहीं, कुछ प्रोटीन बाहर से है अंदर से नहीं, कुछ अंदर से है बाहर से नहीं, तो सेल मेम्ब्रेन सिमेट्रिकल हो गई क्या? नहीं, सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन की एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, जल्दी बुधायो क्लास में आप छा नेमा काथे लिखियल फरवा पंहिंजे नेम सां छो न इंटर थींदा हो के न बाबा कोई ना है, फरवा जो कोई नेम ही ना है, मां पढ़ाया तो बीठो 15 मिनट थी आहिनि मूंखे, पंहिंजे नेम सां इंटर थियो, पंहिंजे नेम सां इंटर थियो, मां ऐड कंदुमि। देखें भाई, तो सेल मेम्ब्रेन हो गई एसिमेट्रिकल। अभी आगे चलते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को पढ़ने के लिए। सेल मेम्ब्रेन जो है वो, सेल मेम्ब्रेन का एक फंक्शन है सेल को शेप देना। आप कहेंगे सर दिस इज अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल, मैं कहूंगा हाँ, सेल वॉल ये सेकेंडरी सेल वॉल का फंक्शन है। अगर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है तो सेल की शेप इज डिसाइडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटन। तो सेल मेम्ब्रेन शेप देता है सेल को। अगर एनिमल के केस में शेप की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन देती है। प्लांट के केस में जिसके पास सेल वॉल ना हो, उस सेल की शेप की बात करें तो वो देती है शेप कौन? सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। तो अगर यहाँ पे एग्जांपल मैं लूं, ये कोई स्ट्रक्चर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, बताएगा कोई आप में से ये कौन सा है? आप कहेंगे सर ये एमोबा है। तो एमोबा की ये ऐसी 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 स्ट्रक्चर कैसे हुई? ये सेल मेम्ब्रेन में ने इनफोल्डिंग्स बनाए, आउटफोल्डिंग्स बनाए, कॉन्ट्रेक्शन की, है ना? तो सेल की शेप सेल मेम्ब्रेन दे रही है भाई, ये कंफर्म हो गया। न्यूरॉन को देखें, अगर किसी का पड़ा हुआ है तो डेंड्राइट इधर से एक्सटेंशन जा रहे हैं, सोमा से एक्सॉन इधर से एक्सटेंशन जा रहे हैं। तो ये जो मसल कैसे बन रही, ये सारी स्ट्रक्चर जो है सेल की शेप वो सेल मेम्ब्रेन देती है। एमोबा की शेप है ये। उसके बाद सेल को प्रोटेक्ट करना, द मेजर फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद प्रोटेक्शन के अलावा सेल को सपोर्ट करना। ऐसा तो नहीं मैं कह रहा कि सेल वॉल से ज्यादा सपोर्ट देती है, मैं सपोर्ट देती है सेल को सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का काम है क्या? सेल मेम्ब्रेन का काम है ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट करना, अभी ट्रांसपोर्ट में डिटेल में जाएंगे कि जो ट्रांसपोर्ट है वो 3 टाइप की है। एक टाइप को हम कहेंगे क्या? एक टाइप को हम कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरी ट्रांसपोर्ट को हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना? लास्ट में हम पढ़ेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट। 3 टाइप की ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? एक ट्रांसपोर्ट, चीजों का अंदर आना इंपोर्ट, चीजों का अंदर आना इंपोर्ट, चीजों का बाहर जाना एक्सपोर्ट। तो दोनों किस्म के ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, कल हमने पढ़ा था। सिलेक्टिवली परमिएबल है, डिफरेंशियली परमिएबल है। अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट ले लें। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट in which molecule move from the region of its higher concentration to the region of its lower concentration. मॉलिक्यूल कहां से जाएंगे? जहां पे ज्यादा है। कहां जाएंगे? जहां पे कम है। हाई कंसंट्रेशन के लो से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल का जाना। ये ऐसा हो गया जैसे हम पहाड़ से नीचे आ रहे हो, इसीलिए इसको कहा जाता है डाउन हिल ट्रांसपोर्ट।
पहाड़ से उतरना हो या पहाड़ से किसी चीज को फेंकना हो तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, या पहाड़ के ऊपर चोटी पे किसी चीज को पहुंचाना हो या खुद जाना हो तो ज्यादा एनर्जी लगेगी? बताएं, नीचे आने में या ऊपर जाने में? ऊपर जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। नीचे जाने के लिए एक धक्का काफी है, हाथ का छोड़ देना काफी है। वो लेटती लेटती क्या, वो क्या कहते हैं सिंधी में, ऐसा जाना हूँ, कल्टियों खाइंदी 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 पोचंदी काश है जमीन है ना। तो पहाड़ से नीचे आना एनर्जी कंज्यूम नहीं होगा, पहाड़ पर जाना, पहाड़ पर ऊपर जाने में एनर्जी कंज्यूम होगी। तो एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसे है जैसे पहाड़ पर चढ़ना, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अप हिल ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट को क्या कहा हमने, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि पैसिव में एनर्जी कंज्यूम नहीं होती और एक्टिव में एनर्जी कंज्यूम होती है। एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव को अपहिल और पैसिव को डाउन हिल। अभी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें तीन चीजें हैं भाई। पैसिव ट्रांसपोर्ट में तीन चीजें हैं। कौन कौन सी तीन चीजें हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में? तीन चीजें कौन सी हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में? पैसिव ट्रांसपोर्ट मुझे बताएं, अगर एक सेल के पास ज्यादा कोई मटेरियल है, ये ज्यादा है, और दूसरे के पास ये कम है, जिसके पास ज्यादा है उससे चीज आ रही है उस सेल के पास जहां पे चीजें कम है, तो ये डाउन हिल, ये पैसिव, यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम कोई भी नहीं होगी। पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन लें तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। अभी आ जाएं पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। भाई जो डिफ्यूजन आप पढ़ते हैं ये टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। उसके बाद आप फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ते हैं, ये भी टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। उसके बाद आप ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, ये भी टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट का। यानी पैसिव डिफ्यूजन भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू लोअर, फैसिलिटेटेड भी और ऑस्मोसिस भी। फर्क क्या है? डिफ्यूजन में चीजें जो क्रॉस होंगी, जो मूव होंगी, इसमें भी हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, विदाउट एनर्जी, विदाउट एनर्जी, विदाउट एनर्जी, डाउन हिल, डाउन हिल, डाउन हिल, ठीक है ना, ये चीजें कॉमन है। जो फर्क है इसमें एक पोर होगा, पोर के थ्रू चीजें क्रॉस करेंगी, और वो चीजें कौन सी डिफ्यूज होंगी भाई? गैसेस जो भी हैं वो डिफ्यूज होते हैं। जो भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, या कोई अल्कोहल है, तो अल्कोहल का ट्रांसपोर्ट होना, ये भी अल्कोहल का ट्रांसपोर्ट होना भी डिफ्यूजन है। उसके बाद यूरिया का ट्रांसपोर्ट होना भी डिफ्यूजन है, अमोनिया का ट्रांसपोर्ट होना भी डिफ्यूजन है। तो ये चीजें डिफ्यूज होती हैं, NH3 अमोनिया, ये चीजें डिफ्यूजन के प्रोसेस में होती हैं। और वाटर का ट्रांसपोर्ट होना डिफ्यूजन भी होता है, और ऑस्मोसिस में भी पढ़ाऊंगा मैं। डिफ्यूजन को पढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन थ्रू द स्पेशल पोर। स्पेशल पोर की से गैस का ट्रांसपोर्ट होना, अल्कोहल का, यूरिया का, वाटर का, अमोनिया का, या कोई भी गैस हो, सॉलिड हो, भले भले आयन हो, आयन भी डिफ्यूज होते हैं, आयंस भी डिफ्यूज होते हैं, सॉलिड भी डिफ्यूज होते हैं, मगर मेन चीज क्या है? पोर के थ्रू। जो चीजें पोर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगी उन्हें हम डिफ्यूजन कहेंगे। मुझे बताएं यहाँ पे गैसेस इतनी भरी हुई हैं, इतनी, यहाँ पे इतनी कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो कहां से कहां गैसेस जाएंगी? अगर ये बैलून है, ये बैलून है, ठीक है, ये मैंने बैलून लिया, ये मैंने बैलून लिया, बैलून में क्या फिल हुआ है? एयर। एयर क्या है? ज्यादा है, और बाहर एयर कम है। तो अगर बैलून में सुराख करें, एक पोर करें, तो हवा के अंदर जाएगी क्या? बताएं, कमेंट दें भाई, कमेंट ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है?
बाहर जाएगी हवा। क्यों बाहर जाएगी? क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा था, अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा थे, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा थी। तो जहां पे ज्यादा होगी वहां से एयर मॉलिक्यूल निकलेंगे, कहां? जहां पे कम है, अंदर से बाहर आए, अंदर से बाहर आए। परफ्यूम एक कॉर्नर में लगाएं तो क्या परफ्यूम वहीं रह जाएगी? पूरे रूम में फैल जाएगी। परफ्यूम में भी क्या अल्कोहल होता है, वो डिफ्यूज होता है, फैलता है। ऐसी चीजें होती हैं जो फैलती हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं पोर के थ्रू फैल रही हैं, ये डिफ्यूज हो रही हैं। अगर मैं पूछूं गैसेस का डिफ्यूजन कहां पे होगा, बताएं मुझे, बताएं कि ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहां पे होगा, और मुझे बताएं कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कहां पे होगा बॉडी में। जल्दी जल्दी बताएं। आप कहेंगे सर हमने, हाँ लंग्स, गुड, हमने ऑक्सीजन ली, गई ऑक्सीजन कहां पे गई? लंग्स के अंदर अल्वेओलाई में। अल्वेओलाई में ऑक्सीजन ज्यादा, और अल्वेओलाई से ऑक्सीजन गई ब्लड के कैपिलरी में, कैपिलरी में ऑक्सीजन कम, तो अल्वेओलाई से कैपिलरी हाई से कम। ये गैसेस एक्सचेंज हो रही है हमारी लंग्स में, ये पैसिव है, डिफ्यूजन है। उसके बाद कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड, कैपिलरी में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वेओलाई की ओर आ रही है। तो अल्वेओलाई से कैपिलरी की ओर ऑक्सीजन का जाना, ये ऑक्सीजन का डिफ्यूजन है। ऑक्सीजन अल्वेओलाई में ज्यादा है, कैपिलरी में जा रही है क्योंकि कैपिलरी में कम है, और कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है क्योंकि बॉडी से आ रही है बनी हुई। तो कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड अल्वेओलाई में आ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अल्वेओलाई में आना और ऑक्सीजन का जाना कैपिलरी में, ये गैसेस एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस है। और मैं अगर पूछूं ये जो ऑक्सीजन कैपिलरी में गई मतलब ब्लड में गई, ब्लड जाएगी हार्ट में, हार्ट से ब्लड बॉडी में जाएगी। जब सेल ऑक्सीजन मांगेगा तो ये जो कैपिलरी है ये कैपिलरी कन्वर्ट हो जाएगी ब्लड वेसल में, आर्टरी में, ठीक है, बॉडी तक जाएगी। जब जब बॉडी के सेल मांगेंगे ऑक्सीजन इस ब्लड वेसल से, तो सेल को ऑक्सीजन मिलेगी, इसका मतलब है सेल के पास ऑक्सीजन कम है, इसीलिए ब्लड से ऑक्सीजन सेल की ओर गई, तो यहां पे भी डिफ्यूजन हो गया। एक एक सवाल बताएं तो मैं आगे चलूं। मुझे कौन बताएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल में ज्यादा है या ब्लड में ज्यादा है? सेल से ब्लड में जाएगी या ब्लड से सेल में जाएगी? जल्दी 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 जल्दी। या ब्लड, सेल से ब्लड, सेल से ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड सेल ने पैदा की है रेस्पिरेशन करके, सेल से ब्लड में जाएगी, और ऑक्सीजन सेल ने लेनी है ब्लड से, सेल में जाएगी, तो ये डिफ्यूजन है। उसके अलावा ट्रांसपायरेशन में वाटर लॉस होता है, ट्रांसपायरेशन में वाटर लॉस होता है गैस के फॉर्म में, तो ये स्ट्रोमेटा के थ्रू, स्ट्रोमेटा पोर है, ये क्या हो गया? ये डिफ्यूजन है। कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर लेना प्लांट स्ट्रोमेटा से, ऑक्सीजन का बाहर जाना डे के टाइम में, ये डिफ्यूजन है। रात के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज होना, ऑक्सीजन का अंदर आना, ये डिफ्यूजन है। पोर के थ्रू जो चीजें हो रही हैं ये डिफ्यूजन है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है भाई? देखें, ये एक प्रोटीन मैंने बनाई है, ये रेड वाली, इसे मैं कह रहा हूं कैरियर, कैरियर प्रोटीन, परमिएज प्रोटीन भी कहा जाता है इसे, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है इसे। कैरियर एक ऐसी प्रोटीन है जो ऐसे देखें, ऐसे यहां से बंद है और ऊपर से खुली हुई है, देखें फिगर में, ऊपर से खुली है नीचे से बंद है। तो ये मॉलिक्यूल आएगा, इसको पकड़ेगी और ऊपर से बंद हो जाएगी, नीचे से खुल जाएगी तो मॉलिक्यूल नीचे चला जाएगा। ऊपर से खुलेगी तो ये मॉलिक्यूल आएगा, जब मॉलिक्यूल आ जाएगा पहचान लेगी कि ये वही मॉलिक्यूल है जिसे मुझे अंदर ट्रांसफर करना है, तो नीचे से खुल जाएगी तो मॉलिक्यूल अंदर चला जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल आ गया, ये क्या आ गया? ये मॉलिक्यूल आ गया, कैरियर प्रोटीन ने पहचान लिया ये मॉलिक्यूल मुझे अंदर लेके जाना है, तो बाहर से क्लोज हो जाएगी और अंदर से खुल जाएगी, तो ये मॉलिक्यूल अंदर आके गिरेगा सेल के अंदर। या कुछ कैरियर बाहर चीजों को निकालते हैं, कुछ कैरियर अंदर चीजों को लेके आते हैं। तो ये डिफ्यूजन नहीं है, इसमें प्रोटीन इन्वॉल्व है। कौन सी प्रोटीन? परमिएज प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको हमने कैरियर कहा। कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होगी उसे हम कहेंगे
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या उसे कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्यों भाई, दोनों क्यों? दोनों इसलिए अगर इस कैरियर ने एटीपी इस्तेमाल की है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर एटीपी इस्तेमाल नहीं की तो पैसिव ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन इन्वॉल्व है तो डिफ्यूजन नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। समझ आई बात? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अगर प्रोटीन की मदद से, प्रोटीन इस मॉलिक्यूल को फैसिलिटेट कर रही है आने में या जाने में, आने में या जाने में अगर प्रोटीन फैसिलिटेट करे विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी तो उसे हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों भाई? क्योंकि इस प्रोटीन ने पोर बनाया, बनाया था नहीं बनाया, था नहीं बनाया, और उसके बाद इस प्रोटीन ने खुद इन्वॉल्व किया, कैरी किया, फैसिलिटेट किया विदाउट एनर्जी, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर मैं आपसे पूछूं, कमेंट में मुझे बताएं, यही कैरियर प्रोटीन हो, ये मॉलिक्यूल आए, इसे कहे भाई पैसे दे, पैसे खर्च लगेंगे, कौन से? एटीपी। एटीपी मांग के, एटीपी यूज करके इस मॉलिक्यूल को क्रॉस करवाए तो इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे या एक्टिव। यही डिफरेंस है एक्टिव और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है बस। बाकी एक्टिव में डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। मतलब फैसिलिटेटेड कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्वड इन डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या बोथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बोथ। हाँ, ओके 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 ओके। आ जाए भाई, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से क्या ट्रांसपोर्ट होगा? तो रट्टा लगा दें, रट्टा लगा दें। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होंगे चार्ज्ड पार्टिकल्स, सॉल्यूट, चार्ज्ड पार्टिकल्स। एटीपी यूज करे थी एक्टिव होगी, एटीपी यूज करेगी तो एक्टिव होगी, एटीपी यूज नहीं करेगी तो पैसिव होगी। जी बिल्कुल, चलें? ओके, देखें अभी देखें क्या मैंने पढ़ा रहा था। हाँ, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से क्या ट्रांसपोर्ट होंगे? सॉल्यूट ओनली, सॉल्यूट ओनली। क्यों? सॉल्यूट पे चार्ज होती है और चार्ज मॉलिक्यूल ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक इन नेचर है, जिसके पास स्पेसिफिक चार्ज होगी। इसका मतलब ये हो गया, ग्लूकोज की कैरियर जुदा होगी, गैलेक्टोज की जुदा होगी, अमीनो एसिड की जुदा होगी, हर किसी चीज की जुदा होगी, फ्रक्टोज की जुदा होगी, सक्रोज की जुदा होगी। ये कैरियर पहचान लेगा ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को इंपोर्ट करेगा। अगर ये कैरियर ग्लूकोज का है और आ जाए गैलेक्टोज तो गैलेक्टोज को अंदर छोड़ेगी नहीं, ये उसकी चार्ज उसके ग्रुप से लिंक करेगी, स्पेसिफिक है। तो कैरियर प्रोटीन आर स्पेसिफिक इन नेचर which transport specific molecule from low concentration to high concentration without consuming energy. The process by the phenomena is said to be as facilitated diffusion. यहां तक हो गया। अच्छा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसका होगा भाई? एक एग्जांपल लें ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा ब्लड से, ब्लड से सेल्स की तरफ, ब्लड वेसल से, ये ब्लड है, इस ब्लड से सेल की तरफ। ये जो ग्लूकोज का ब्लड वेसल से सेल की ओर जाना है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्यों? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं? बताएं। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना चाहिए था ना, क्यों नहीं? आप कहेंगे सर, सर रुकें, आप कहेंगे सर अगर ये सेल बेचारा, इसको पहले ही नीड है एनर्जी की, और आप इसे पैसे लेकर ग्लूकोज दें तो ये तो लेगा ही नहीं, ये तो मर जाएगा। इसीलिए नेचर ने क्या रखा है, सिस्टम क्या रखा है कि जो सेल्स हैं उनके पास कैरियर रख लें, उनके पास कैरियर्स प्रोटीन रख लें, ताकि वो सेल को फ्री में ग्लूकोज लेके दें ब्लड से। भाई उनके पास एनर्जी नहीं तभी तो ग्लूकोज ले रहे हैं ना। अब उन बेचारों से, गरीबों से, सेल गरीबों से, हाँ यतीमों से आप पैसे लें, एटीपी लें तो वो तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। इसीलिए नेचर ने अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पे कैरियर प्रोटीन्स रखी हैं। हमारे जो भी सिंक एरिया हैं उनमें जो हमारी ब्लड से ग्लूकोज जाता है वो एक्टिव नहीं, फ्री में जाता है, कैरियर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाता है। ओके, आगे चलते हैं। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ, यहाँ पे मूव कौन कर रहा है? गैसेस
वाटर हो, साल्ट हो, आयंस हो, सॉलिड हो, मगर पोर के जरिए तो डिफ्यूजन। सॉल्यूट कैरियर प्रोटीन के थ्रू विदाउट एनर्जी तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन। अगर मूव करे कौन? सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट मूव करे सेल मेम्ब्रेन से, किससे? सेल मेम्ब्रेन यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कौन मूव करे? सॉल्वेंट, तो उसे ऑस्मोसिस कहेंगे। बस बाकी वही बात, पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। इसमें भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, इसमें भी हाई कंसंट्रेशन पे से लो कंसंट्रेशन की ओर। अभी मुझे ये बताएं, अगर अगर यहां पे ज्यादा ग्रेडियंट है, यहां से इस जगह कोई मटेरियल आ रहा है, इससे इसकी ओर स्पीड में आएगा या इस दूसरे से तीसरे की ओर स्पीड में आएगा? केस 1 और केस 2 में से कौन सा डिफ्यूजन, कौन सा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कौन सा ऑस्मोसिस फास्ट होगा? 1 या 2? यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा से कम, यहां पे भी ज्यादा है पर थोड़ी ज्यादा है। केस 1, जितना ग्रेडियंट ज्यादा होगा उतनी ट्रांसपोर्ट तेज होगी। ओके, अभी ऑस्मोसिस जो होगी वो वाटर की होगी। ऑलवेज वाटर ऑलवेज ऑलवेज पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव नहीं होता। या तो डिफ्यूजन हो सकता है या ऑस्मोसिस हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कभी नहीं होगा। वाटर ऑलवेज ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन, जैसे ट्रांसपैरेशन में देखा डिफ्यूज हो रहा था, ठीक है ना? तो ऑस्मोसिस वाटर की होगी। हाइपर टू हाइपो या हाइपो टू हाइपर, ये तो बताएं। हाइपो टू हाइपर या हाइपर टू हाइपो, ये बताएं थोड़ा तो मैं आगे चलूं। ये मैं स्क्रीनशॉट लूं तो मैं आगे आपको बढ़ा सकूं। अच्छा देखें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना, इसके 3 टाइप हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ये तो हमने समझ लिया, अगर चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की और अगेंस्ट द ग्रेडियंट, तो उसे हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना? हाइपो टू हाइपर, हाँ बाबा ठीक है, ऑस्मोसिस हाइपो टू हाइपर। अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के 3 टाइप हैं। एक को कहते हैं यूनिपोर्ट, यूनिपोर्ट। एक को कहते हैं सिमपोर्ट और तीसरे को कहते हैं एंटीपोर्ट। 3 टाइप की हो गई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब है एक चीज का क्रॉस होना, एक चीज का क्रॉस होना। ये मैं मेम्ब्रेन बना रहा हूं, ठीक है, ये कोई मॉलिक्यूल है, ये इधर से इधर जा रहा है, एक एक मॉलिक्यूल जा रहा है। कौन इन्वॉल्व है? कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व है। क्या खर्च हो रहा है? एटीपी खर्च हो रही है। मॉलिक्यूल कितने जा रहे हैं? एक जा रहे हैं। अकेला जा रहा है तो यूनिपोर्ट। अगर ये कैरियर एक मॉलिक्यूल को अंदर ले आए या बाहर ले जाए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर एक मॉलिक्यूल का जाना यूनिपोर्ट, 2 मॉलिक्यूल या 2 से ज्यादा का साथ जाना सिम्पोर्ट, और एक का आना दूसरे का जाना एट द सेम टाइम एंटीपोर्ट। बात समझ आई? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। अकेले का जाना कैरियर प्रोटीन से बाय कंज्यूमिंग एटीपी, एटीपी खर्च होगी, प्रोटीन कौन सी होगी? कैरियर प्रोटीन होगी, और मॉलिक्यूल कितने जाएंगे? एक, तो यूनिपोर्ट। अगर कैरियर प्रोटीन से कितने मॉलिक्यूल जाएं? 2। कितने? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, यहां पे भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, 2 एक साथ जाएं तो सिम्पोर्ट। और इसी कैरियर से अगर एक मॉलिक्यूल आए और दूसरा मॉलिक्यूल यहां से बाहर जाए तो इसे कहेंगे एंटीपोर्ट। दोनों जा रहे हैं, दोनों जा रहे हैं तो सिम्पोर्ट, एक जा रहा है तो यूनिपोर्ट।
एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, तो एंटीपोड। भाई देखें, तीनों एक्टिव हैं, तीनों में कैरियर प्रोटीन होगी, तीनों में एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी कंज्यूम होगी। समझें जरा ध्यान से, यूनिपोर्ट मूवमेंट होती है ग्लूकोज की। कहां किसकी होती है? ग्लूकोज की। और कहां पे होती है? ये हमारी हो गई ब्लड, ये हमारा हो गया आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो ब्लड से ग्लूकोज का आरबीसी में जाना इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट। जब ये आरबीसी से आरबीसी में आता है तो इस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं यूनिपोर्ट। और एक एक ग्लूकोज करके आता है आरबीसी में, और आरबीसी से कन्वर्ट करता जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ताकि वो जो है, जो ग्लूकोज है वो आरबीसी के अंदर स्टोर होता जाए, बाहर ना निकल जाए। अगर देखें, ये ग्लूकोज है यहाँ पे ब्लड में, गौर से सुने जरा, गौर से सुने। अगर ग्लूकोज यहां से कंटिन्यूअस आरबीसी के अंदर, आरबीसी क्या करता है? आरबीसी क्या करता है? ब्लड में होता है, ग्लूकोज को लेकर जाता है बॉडी की तरफ। अभी अगर ग्लूकोज डिपॉजिट करते जाएं आरबीसी में, अगर इसमें ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो ग्लूकोज वापस आने लगेगा ना, वापस आने लगेगा ना। ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो पैसिवली बाहर आएगा। तो ये बात नहीं आ रही समझ? कमेंट में बताएं, मैं आपके कमेंट को देखता हूं, आपको नहीं देखी, जहां वहां पे मैं, मेरी नजर कमेंट में होती है तो मैं वहां पे देखता हूं कमेंट में। नहीं आ रही समझ? हाँ नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। मुझे लगा आपको बात समझ नहीं आ रही। भाई देखिए ना, ये देखिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, कि ये जो हमारी है, ये रेड ब्लड सेल है, ठीक। ये हो गया आरबीसी। कहां पे प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है। अब ब्लड से ग्लूकोज अंदर जा रहा है, ब्लड से ग्लूकोज अंदर जा रहा है, कौन सी ट्रांसपोर्ट? यूनि ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अंदर जा रहा है तो ग्लूकोज तो अंदर बढ़ गया ना। जब ग्लूकोज अंदर बढ़ गया, ऐसे आरबीसी जाएगा नहीं, एक ग्लूकोज लेके जाएगा क्या? 2 लेके जाएगा, भर के जाएगा ना। गाड़ी जो अगर कराची से इस्लामाबाद भेजनी हो आपको ट्रांसपोर्ट करके कोई चीज, तो 2 या 3 एटम लेके जाएंगे गाड़ी, इतना पेट्रोल डीजल खर्च करेंगे क्या? अब गाड़ी को भर के भेजेंगे। क्योंकि अगर 100 रुपए 1000 रुपए की कोई चीज होगी, आप इस्लामाबाद भेज रहे हैं कराची से, तो 25-30 हजार का पेट्रोल, 50 हजार का पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो आरबीसी को ग्लूकोज से, ऑक्सीजन से भर के भेजना चाहिए ना। तो ये ग्लूकोज आरबीसी में गया, अब आरबीसी के पास ग्लूकोज बढ़ने लगेगा तो ग्लूकोज वापस आएगा ना बाहर, पैसिवली आएगा ना, पैसिवली अंदर हाई से लो। तो क्या करना चाहिए? तो ग्लूकोज क्या करता है, आरबीसी क्या करता है, ग्लूकोज के साथ फास्फेट को अटैच करता है। तो ये क्या हो गया? ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ये ग्लूकोज नहीं रहा, चेंज हो गया। अब इस ग्लूकोज को कोई भी कैरियर, कोई भी फैसिलिटेड डिफिन बाहर नहीं निकाल सकता। तो ये ग्लूकोज वहीं रहेगा आरबीसी के अंदर, भरता जाएगा, भर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हाई है, फिर भी वहां पे जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। जब आरबीसी भर जाएगी फिर आरबीसी को पहुंचाएगा, चले भाई ले जाएं, अभी गाड़ी लोड हो गई, अभी जाएं, पहुंचा के आए ये ग्लूकोज, फिर आपको हम देंगे दूसरा। और यहाँ पे जो आरबीसी पे रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर का नाम है गुलिट। गुलिट रिसेप्टर का नाम है, कैरियर का नाम है, जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द आरबीसी। गुलिट, GLUT, गुलिट 1 भी कहा जाता है ह्यूमन में, बाकी एनिमल में यही रिसेप्टर होता है, ग्लूकोज का रिसेप्टर है ये। अच्छा, यूनिपोर्ट की बात हो गई भाई। सिम्पोर्ट की बात देखें। सिम्पोर्ट का मतलब है ये मेम्ब्रेन है। अच्छा यहाँ पे ही देखें ना, यहाँ पे मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है ना बस। सिम्पोर्ट का मतलब है कितनी चीजों का जाना? 2 चीजों का जाना साथ ही। अभी यहाँ पे ग्लूकोज के साथ हाइड्रोजन या ग्लूकोज के साथ सोडियम साथ जाएगा। ग्लूकोज और सोडियम साथ गए तो ये सिम्पोर्ट हो गई, या ग्लूकोज और सोडियम, 2, ग्लूकोज और सोडियम
भूल ना जाएं आप। ग्लूकोज और सोडियम साथ गए, ये सिम्पोर्ट हो गई, या ग्लूकोज और हाइड्रोजन साथ गए तो ये भी सिम्पोर्ट हो गई। अभी सवाल ये पैदा होता है, ग्लूकोज और हाइड्रोजन, ग्लूकोज और सोडियम में से मेन कौन? भाई मेन है ग्लूकोज, मेन है ग्लूकोज। ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सोडियम इसीलिए लिया जाता है, याद रखना, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होता है लो कंसंट्रेशन से हाई। मतलब यहां पे ग्लूकोज क्या है, लो है, और वहां पे मेम्ब्रेन के साइड हाई है, तो लो से हाई मतलब एक्टिव। और जो इसके साथ सोडियम जा रहा है या इसके साथ हाइड्रोजन जा रहा है वो पैसिव, वो पैसिव जाता है। तो ये क्यों? आखिर सोडियम हमने ट्रांसपोर्ट किया क्यों? भाई ट्रांसपोर्ट के दो टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप होते हैं? अच्छा, ट्रांसपोर्ट के दो टाइप होते हैं। एक ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैं टाइप बता रहा हूं। एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो जो अपनी एटीपी खर्च करे, अपने पैसे खर्च करे, वो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और वो, गौर से सुने जरा, और वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो किसी चीज की एनर्जी यूटिलाइज करे, यानी यहाँ पे जो ग्लूकोज है सोडियम की एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे जो ग्लूकोज है हाइड्रोजन की एनर्जी इस्तेमाल, मतलब लालच है ग्लूकोज की सोडियम और हाइड्रोजन में, इसीलिए इसे साथ लेके जा रहा है। तो अगर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी के बजाय किसी और चीज की एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़े तो ये प्राइमरी नहीं, ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ गया। और सिम्पोर्ट इसीलिए होता है कि एटीपी खर्च ना करनी पड़े। क्या खर्च करना पड़े? जो मॉलिक्यूल पड़ा है उसकी एनर्जी खर्च करनी पड़े। सेकेंडरी मैसेंजर एंड सिम्पोर्ट सेम 9 रुकैया बाबा, सेकेंडरी मैसेंजर एंड सिम्पोर्ट में माता के डिफरेंस बुधाया दो। सिम्पोर्ट का मतलब एक समझ आ गया, दो चीजों का अंदर जाना, ग्लूकोज के साथ कोई और चीज, या सोडियम या हाइड्रोजन। क्यों सोडियम, उस एनर्जी उसकी इस्तेमाल हुई। और ये याद रखनी है, ग्लूकोज लो से हाई एक्टिव जा रहा है और सोडियम हाई से लो, उसमें लालच है, वो हाई से लो, और वहां पे ग्लूकोज हाई से लो, सॉरी लो से हाई, और हाइड्रोजन हाई से लो। मतलब जो मेन मॉलिक्यूल है वो फॉलो करेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का रूल, लो से हाई कंसंट्रेशन, लो से हाई, और जो उसके साथ जा रहा है वो ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? एंटीपोर्ट हमारी होती है नर्व में, नर्व में, न्यूरॉन में। न्यूरॉन में एक चैनल है जिसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप होता है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में, आप सभी ने इंटर वालों ने पढ़ा हुआ है। ये क्या करता है, सपोज करें ये न्यूरॉन है, ये मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली जगह है, ये बाहर वाली जगह है। तो अगर अगर क्या करता है, सोडियम को बाहर निकालता है, याद है ना, 3 सोडियम बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम को अंदर लेके आता है। एट द सेम टाइम 3 सोडियम बाहर जाएं, 2 सोडियम अंदर जाएं, इस मूवमेंट को हम कहेंगे एंटीपोड। ये भी कैरियर है, एनर्जी खर्च कर रहा है, एटीपी खर्च कर रहा है, और सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर, सोडियम को बाहर पोटेशियम को अंदर लेके आ रहा है, इसे हम कहेंगे एंटीपोड ट्रांसपोर्ट। ये न्यूरॉन में मिलेगी। मुझे कोई कमेंट में बताएगा, कोई है ऐसा जो मुझे ये बताए कि न्यूरॉन के पास 2 चैनल होते हैं, एक का नाम है सोडियम चैनल, एक का नाम है पोटेशियम चैनल। ये हो गया सोडियम पोटेशियम पंप जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिए काम करता है। अब ये जो चैनल होंगे ये पैसिव काम करेंगे। सोडियम चैनल, जब न्यूरॉन है ये मैसेज आएगी तो सोडियम बाहर ज्यादा होंगे, ये चैनल है सोडियम का, ये खुल जाएगा, सोडियम का अंदर आना। चैनल के खुलने के बाद, चैनल किसे कहते हैं देखें, कैरियर की बात समझ आ गई, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात समझ आ गई, डिफ्यूजन की बात समझ आ गई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की समझ आ गई, प्राइमरी एक्टिव हो गई,
सेकेंडरी एक्टिव हो गई, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट भी क्लियर हो गया। अभी हम समझेंगे चैनल विच डू पैसिव ट्रांसपोर्ट, कैरियर ट्रांसपोर्ट को समझेंगे हम। ये कैरियर प्रोटीन है, ये जो मैंने रेड से बनाई है, अभी मैं येलो कर रहा हूं, ये कैरियर चैनल प्रोटीन है, सॉरी चैनल। चैनल उसे कहते हैं जो प्रोटीन ऐसे लेटरली अरेंज हो और वो आपस में से सेपरेट हो जाएं, गेट की तरह खुल जाएं और खुलने से एक गैप बनाएं, उस गैप की पोर से एक मॉलिक्यूल अंदर आए या बाहर जाए अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये गेट खुल जाएगी, अगर मॉलिक्यूल बाहर ज्यादा होंगे तो अंदर आएंगे, अगर अंदर ज्यादा होंगे तो बाहर जाएंगे। पैसिव या एक्टिव बताएं? ज्यादा बाहर होंगे तो अंदर आएंगे, ज्यादा अंदर होंगे तो बाहर जाएंगे, मतलब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन पैसिव। ये चैनल है। चैनल जो है वो पैसिव काम करता है। चैनल उसे कहते हैं जो साइड वे मूवमेंट करे, साइड वे गेटवे मूवमेंट करे, इसे गेटवे मूवमेंट कहते हैं। अगर कोई सवाल पूछे सेल मेम्ब्रेन में कौन सी मूवमेंट नहीं होती, तो आप कहेंगे फिलिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होती। कौन सी? फिलिप फ्लॉप। फिलिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है? फिलिप फ्लॉप, फिलिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं यहां से कोई प्रोटीन या कोई मॉलिक्यूल यहां चला जाए और यहां वाला इधर आ जाए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये फिलिप फ्लॉप, ऐसी मूवमेंट कोई नहीं होती भाई सेल मेम्ब्रेन में। ये बहुत सारा सवाल, बहुत बार सवाल आया है कि कौन सी मूवमेंट होती है, कौन सी मूवमेंट नहीं होती। साइड वे मूवमेंट, मॉलिक्यूल गेट की तरह ऐसे हो सकते हैं, खुल सकते हैं। Philip flop movement is a type of movement in which molecule move on the cell membrane from upper surface to the lower surface, from upper layer to the lower layer, or from lower layer to the upper layer. ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाएं तो इस मूवमेंट को फिलिप फ्लॉप कहा जाता है। ऐसी मूवमेंट होती नहीं, सेल मेम्ब्रेन में नहीं होती ऐसी फिलिप फ्लॉप। कौन सी मूवमेंट होती है? लेटरल मूवमेंट होती है, रोटेशनल मूवमेंट होती है, फ्लेक्सेशन मूवमेंट होती है। मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, लेटरल गेटवे मूवमेंट होती है। अच्छा आगे सुने, आगे सुने, आगे सुने। कहां थे हम? हाँ, चैनल पर थे। तो चैनल एक सोडियम चैनल है जो सोडियम को अंदर लेके आएगा। अब मुझे बताएं पोटेशियम सोडियम पंप का काम क्या था? पोटेशियम को अंदर लेके आना या बाहर लेके जाना? पोटेशियम को अंदर लेके आना। तो पोटेशियम अंदर क्या होगा? ज्यादा, तो यहाँ पे चैनल होगा पोटेशियम का जो कि पोटेशियम को बाहर ले जाएगा। पोटेशियम अंदर ज्यादा है, किसने ज्यादा किए? इस पंप ने ज्यादा किए। जो पंप क्या कर रहा था? सोडियम को बाहर निकाल रहा था और पोटेशियम को अंदर लेके आ रहा था। पोटेशियम ज्यादा होते जाएंगे, चैनल से बाहर निकलते जाएंगे। पोटेशियम लीकेज चैनल, सही है। तो चैनल नर्व में होते हैं, एक पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल। इसको हम पंप कहेंगे क्योंकि ये सोडियम और पोटेशियम दोनों को काम करता है। एक और बात मुझे बताएं चैनल की, किडनी के अंदर एक चैनल होता है जिस चैनल से ट्रांसपोर्ट होती है वाटर की। आपने सुना होगा जब वाटर की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो जब डिहाइड्रेशन हो जाए तो एक हार्मोन रिलीज होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है? वो किडनी में आकर जो नेफ्रॉन है उसके ऊपर काम करता है, उसकी परमिएबिलिटी बढ़ा देता है। किडनी के नेफ्रॉन के अंदर पोर्स को बढ़ाता है, पोर्स बनाता है। उन पोर्स से नेफ्रॉन से वापस पानी आता है ब्लड की तरफ, पानी निकल। ये जो पोर्स बने ये किसके लिए बने? पानी के वापस आने के लिए बने। तो इन पोर्स को एक्वापोरिन्स कहेंगे, एक्वापोरिन्स कहेंगे, एक्वापोरिन्स। तो ये भी चैनल है वाटर के, किडनी में बनते हैं। एडीएच हार्मोन बनाता है, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट करेंगे वाटर की। कब? जब डिहाइड्रेशन हो जाए, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग आज हमने इतना पढ़ा है। ब्रेक भी पूरी हो गई। अब सर कोई फिजिक्स वाले का पीरियड होगा शायद, वो आके क्लास कंडक्ट करेगा। अभी मेरा दूसरा पीरियड है कहीं, वहां पे पढ़ाऊंगा। लेट हो गई आज, 25 मिनट लेट आके मैंने क्लास स्टार्ट किया है। कल इंशाल्लाह थोड़ी सी चीजें सेल मेम्ब्रेन से डिस्कस करेंगे और आगे चलते चलेंगे। जो मैंने एमसीक्यूज ग्रुप में भेजे हैं वो काइंडली सॉल्व करें, जो सॉल्व ना हो फिर वो कल मुझसे पूछना। कल एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक जो पढ़ा है सेल का कॉन्सेप्ट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने स्लो पढ़ाया और बहुत टाइम दिया इसको, थोड़ी डिटेल में पढ़ाई। अभी जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं। सेल मैं कहता हूँ बायो की है,
अगर सेल से हम जल्दी करते ना, जल्दी में सेल चैप्टर को खत्म करते तो ये हमारा नुकसान था। इसीलिए मैंने सेल को सही सही तो कोशिश करके सही टाइम दिया। और हाँ, कुछ इश्यूज ये हुए हैं कि हमारा सिस्टम नया नया ये इंट्रोड्यूस कराया था, तो उसकी वजह से भी 20-25 मिनट हम लेट आ रहे हैं, लेट स्टार्ट हो रही है। तो ये भी इंशाल्लाह कमिंग वीक में नहीं होगा प्रॉब्लम। इंशाल्लाह सीक्वेंस और सीरीज से आगे लेक्चर चलेंगे और काम बहुत बढ़ता चले जाएगा। हाँ, 4th लेक्चर अपलोड करूंगा और आज वाला भी अपलोड करूंगा। ओके, गुड बाय।